सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको एक ऐसी वीडियो रील दिखाएंगे जिसमें तलवार वाले हमले, एक दूसरे पर पत्थर वाली वर्षा है और लाठी मार क्लेश है। आज भोपाल के जहांगीराबाद में क्यों छोटी सी बात पर दो समुदाय के लोगों के बीच खूनी टक्कर हुई, ये देखेंगे आप। फिर बांग्लादेशी घुसपैठ वाली एक ऐसी खबर जिसमें दिल्ली चुनाव से पहले सत्ता का क्लेश भी तय। पुलिस ने दिल्ली में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 20 रुपए में फर्जी कागजात बनवाकर बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ करवाता था और ये लोग दिल्ली में आकर बस गए थे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां केजरीवाल ने पानी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने वादा किया है कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिलेगा, 2500 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे और अमोनिया दूर करने के लिए प्लांट भी लगेगा। केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में तेजी से जल क्रांति फैलेगी। फिर सत्ता में हम आपको यह भी बताएंगे कि अल्लू अर्जुन से पुलिस थाने में आज क्या सवाल जवाब हुए और अब इस पर कैसे राजनीतिक भगदड़ मची है। वैसे आज ये भी देखिएगा कि इन विवादों के बीच भी पुष्पा 70 mm के पर्दे पर कैसे फायर है। इसके बाद राहुल गांधी का सब्जी संवाद दिखाएंगे, जिसकी रील उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। राहुल गांधी ने दिल्ली की सब्जी मंडी में जाकर महिलाओं से महंगाई वाला संवाद किया। यह एक ऐसी सियासी रील है जिस पर सत्ता का क्लेश होने की पूरी आशंका है। वैसे इस वक्त एक क्लेश अंबेडकर के नाम पर भी मचा हुआ है। कांग्रेस ने आज अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर जयपुर में प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला, जबकि कल जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक भी होने वाली है। और एक बड़ी खबर यह भी कि कांग्रेस ने चुनाव के नियमों में बदलाव करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को चुनाव से जुड़े कुछ नियम बदले थे, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज समेत उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से रोकना शामिल है। तो सत्ता में आज सबसे पहले हम आपको एक जंग के मैदान में लेकर चलते हैं, जहां खुलेआम एक दूसरे को तलवार से मारा गया। इतनी लाठियां चली कि मारने वाले ने यह भी नहीं सोचा कि किसे लगी और कहां लगी। एक दूसरे पर पत्थर ऐसे फेंके गए जैसे ओलंपिक में गोला फेंक की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। और यह खूनी टक्कर हुई भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में, जिसमें एक ओर थे मुस्लिम समुदाय के लोग, जिनका बवाल हुआ सिख पक्ष के लोगों के साथ। और इस बड़े बवाल की जड़ में एक छोटी सी बात है जो बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि नौबत तलवार से मारने काटने तक आ गई। हैरानी की बात यह है कि इस जंग में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, बल्कि कई महिलाएं भी हाथों में तलवार लेकर एक दूसरे पर हमले करते नजर आईं। फिलहाल इलाके में अब उपद्रवियों के नहीं बल्कि पुलिस के सिग्नल ज्यादा मजबूत हैं, चारों तरफ कड़ा पहरा है। लेकिन बात पत्थर, चाकू, लाठी और तलवार तक पहुंची क्यों, ये समझने के लिए हम इस क्लेश को 2 दिन पहले यानी रविवार की ओर लेकर चलते हैं। दरअसल भोपाल के जहांगीराबाद में यह चिंगारी पिछले 2 दिन से भड़क रही थी, बस आज अचानक से इसमें बड़ा विस्फोट हो गया। सिख पक्ष के लोगों का आरोप है कि विवाद तेज स्पीड से बाइक चलाने को लेकर हुआ था, जब फैज नाम का एक लड़का सिख मोहल्ले से तेज रफ्तार में बाइक लेकर निकला। मना करने पर सिख पक्ष के लोगों के साथ उसका विवाद हुआ और आरोप है कि इसी दौरान फैज और उसके 4 साथियों ने मिलकर एक सिख पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 2 लोग फरार हो गए। लेकिन कल शाम को एक आरोपी सिख समुदाय के लोगों को दिख गया, जिसके बाद आज सुबह 40 से 50 लोग मुस्लिम बस्ती पर टूट पड़े और फिर दोनों पक्षों में जबरदस्त बवाल हुआ। पुरुषों ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से धावा बोल दिया तो महिलाएं अपने साथ तलवार लेकर आईं और एक दूसरे पर टूट पड़ी। अब पुलिस को लग रहा है कि माहौल को खराब करने के लिए बड़ी साजिश रची गई और इसमें कुछ बाहरी लोगों को भी शामिल किया गया है। आप भोपाल वाले इस बवाल पर एक न्यूज रील देखिए, इससे आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। फिर हम सत्ता में अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आज सुबह जहांगीराबाद के इस मोहल्ले में अचानक से अफरा तफरी मच गई। 40-50 लोग हाथों में तलवार लिए इस मोहल्ले की ओर आगे बढ़ गए और ये कहते हुए कि आज किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ई रिक्शा की, ये ई रिक्शा यहाँ पर दिखाई दिया और ई रिक्शा को भी तोड़ा फोड़ा गया, इसका जो शीशा होता है उससे तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और घरों में तलवारें चलाई गई, लोगों को डराया धमकाया गया, जो मिलता गया उससे मारते चले गए। लोग काफ़ी दहशत में थे। तकरीबन 10 बजे
एकदम से 50-60 सरदार, जबकि मोहल्ले में 25 एक रहते हैं, बाकी सारे बाहर से आए थे, कहाँ से आए पता नहीं। उन लोगों ने तलवार डंडे लेके और औरतों ने हमला कर दिया, जो मिल लिया था उसे मार रहे थे। जिनके दरवाजे बंद के उनके दरवाजों पे तलवारें मारी। से लड़ाई हुई है वो तो बंद है, जिस थाने में बंद है भाई, ये मुसलमानों को मार रहे हैं। कल से कह रहे हैं काट डालेंगे पूरा एरिया, हम कर रहे थे वहाँ तक फतरिया कर रहे हैं। ये पूरे मिल 500 सरदार थे, छुरी तलवारें लेके, हम तो बचा रहे थे अपने वालों को। जो एक पक्ष के लोग हैं, आज उनका ऐसा कहना है कि जो एक फरार आरोपी है उसको उन्होंने देखा, जिसकी वजह से ये सारे आक्रोशित होकर लगभग 25-30 लोग लाठी डंडे लेकर के यहाँ आए और पथराव भी इनके द्वारा किया गया। ये कॉलोनी में गाड़ी तेज चलाते उसका भाई जिसने मुझे मारा, उसको समझाया तो उसने मेरे भाई का परना उतारी, पगड़ी उतारी, और जब मैं समझाने गया तो मुझे छुरी से 2 वार करे उसके भाई ने। क्या इतने बड़े घाव में 307 नहीं लगेगी? अगर ये थोड़ा नीचे होता तो इसकी जान भी जा सकती थी। हम लोगों से टीआई साहब ने बोला आप कोई विवाद मत करना, तो केस आपका कमजोर हो जाएगा, तो हमने कोई विवाद नहीं करा। लेकिन आज हम लोग सब सो रहे थे, वो लोग रात में छूट गए, सुबह छुरी लेके आए। कहने लगे अभी एक को फाड़ा है, अभी 10 को और फाड़ेंगे। कहने लगे अब सरदारों को और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। कोई लोग कहीं बाहर भी गए हुए थे, पुलिस की उनसे बातचीत हो रही थी कि आप लोगों के लिए हम भाई कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि पुलिस लगातार गिरफ्तारी के 3 लोग तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए थे, बाकी के भी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास जारी थे। फिर भी रेस्टलेस हो के अब ये इसमें इनको किसने भड़काया, ये सारी चीज़ों को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। शहर में जो भी अशांति फैलाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में, बिल्कुल 100% नियंत्रण में, फोर्स लगा दिया है। और अब सत्ता की अगली कुंजी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके केंद्र में बांग्लादेश है। इस कुंजी में बांग्लादेश पर 2 खबरें। पहली खबर, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन है, जिससे अवैध बांग्लादेशियों का दुख बढ़ गया है। और दूसरी खबर में कट्टरपंथ के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे बांग्लादेश में महंगाई वाले नए दुख की है। बांग्लादेश कट्टरपंथ के बाद अब महंगाई के मामले में भी पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है, जबकि त्रिपुरा का 200 करोड़ का बिजली बिल भी बांग्लादेश पर बकाया है। इसके अलावा बांग्लादेश कैसे घनघोर मुसीबत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, और वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों के अच्छे दिन जाने वाले हैं। दिल्ली चुनाव से पहले राजनीतिक सर्कल में टॉप ट्रेंड कर रहे अवैध बांग्लादेशियों पर अब दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख खुल गई है, जिसके बाद दिल्ली में चुन चुन कर अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, उनके पेपर्स चेक किए जा रहे हैं और सही प्रमाण पत्र नहीं होने पर जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास मदनपुर खादर इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाई है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची कालिंदी कुंज थाने की पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की। यहां कबाड़ का काम करने वाले हर एक शख्स के आधार कार्ड और पहचान पत्र के साथ एक एक डिटेल को दिल्ली पुलिस ने नोट किया। यहां पर ज्यादातर रहने वाले लोग धुबरी, असम और पश्चिम बंगाल के। इनका कहना है कि वो यहां पर काफी वर्षों से रह रहे हैं और सभी ने अपना सही आधार कार्ड धुबरी से बनवाया हुआ है और यहां कूड़े का काम करते हैं। पुलिस अब सभी जानकारियों की असम और पश्चिम बंगाल में जांच करेगी और अगर ये दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली के तमाम अलग अलग जिलों में इस तरीके की स्पेशल ड्राइव बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही है, जो अवैध रूप से फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। मूल रूप से कहने वाले बांग्लादेश के हो या भारत? इंडिया का हूँ मैं। इंडिया के हो? यहाँ पे क्या काम धंधा करते हैं? ये कबाड़ा का काम है। बांग्लादेश से क्या रिश्ता है तुम्हारा? बांग्लादेश से कोई रिश्ते नहीं है। कोई परिवार के लोग पहले रहते थे? नहीं। देखिए, मुझे लगता है अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए। देश के अंदर कैसे रोहिंग्या घुस रहे हैं, इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। 10 साल से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाजपा वाले? घास छील रहे थे। मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया अब तक?
भाई त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका मतलब एलजी और भाजपा के लोग अपने गुनाह पे जश्न मना रहे हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो सारे लोग होते हैं ये किस पार्टी के वोटर हैं। ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश और सीमा की नीति इतनी कमजोर है कि कोई भी आकर के मुंह उठा करके चला आता है और वो भी दिल्ली तक पहुंच जाता है? बंगाल से निकलेगा, बिहार में आएगा, बिहार से निकलेगा, झारखंड आएगा, झारखंड से निकलेगा, उत्तर प्रदेश आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियां चल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 1,500 से ज्यादा संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट लिए गए हैं जिनकी जांच जारी है। दिल्ली की साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने 8 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। बाहरी दिल्ली से 10 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दक्षिण दिल्ली से बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज के मामले में 11 लोग गिरफ्तार हुए। दरअसल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस अवैध रूप से बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रही है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं बांग्लादेशी, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। इन गिरफ्तारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दक्षिण दिल्ली से 5 ऐसे अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट थे। 6 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे। दिल्ली पुलिस को संगम विहार मर्डर केस की जांच के दौरान पता चला था कि मृतक सेठो शेख ने बांग्लादेशी लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे और पैसे के लेन देन के कारण सेठो शेख की हत्या हो गई थी। इस जांच में पता चला था कि जनता प्रिंट्स नाम की एक वेबसाइट है जहां से 20 रुपए में ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए जाते हैं। जांच आगे बढ़ी तो मुन्नी देवी नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया गया और पता चला कि अवैध बांग्लादेशियों को भारत में लाने के लिए गैंग काम करता है। यह गैंग जंगल के रास्ते बांग्लादेश से भारत में बांग्लादेशियों की एंट्री कराता है। इनके पास से 4 नकली वोटर आईडी कार्ड, 21 आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड मिले। एक बार सुनिए पुलिस इस पूरे गैंग पर क्या कह रही है। अक्टूबर में हमारे पास एक मर्डर केस रजिस्टर होता है, उसके अंदर 4 सस्पेक्ट्स थे। उनसे जब पूछताछ की उन्होंने बताया हम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। तो जब फर्दर उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो हमें डाउट सा हुआ। हमने डिटेल से सस्टेन इंटरोगेशन में मालूम चला कि वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश से आए यहाँ पे तो सेंटो शेख डिसीज था, उसने एक साहिल के टच में उनको लाया, जिसने उनके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के आधार कार्ड का बनवा के दे दिया इन लोगों को। फर्दर सेंटो शेख के घर से 4 वोटर आईडीज भी मिले हैं, जिसमें से एक वोटर आईडी बांग्लादेश सिटीजन का प्रूव हो चुका है, जो कि बांग्लादेश सिटीजन यहाँ पे रहती थी और उसका वोटर कार्ड बना हुआ था। और 2016 में भारत की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश को उन्हें तुरंत वापस बुलाकर अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश के कट्टर जमातियों की सुई शेख हसीना पर अटकी हुई है। यहां भारत में बांग्लादेशियों की मुसीबत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जनता महंगाई से परेशान है। भारत से संबंध खराब होने के बाद बांग्लादेश में महंगाई ने 14 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है और इस सब के बीच बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है और यह हर दिन बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि बांग्लादेश के व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो भारत से नहीं पाकिस्तान से सामान खरीदे, जबकि बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए पाकिस्तान से सामान खरीदना महंगा सौदा है। इन सारे कारणों से बांग्लादेश में महंगाई बढ़ रही है और जनता त्रस्त है। दरअसल महंगाई की चर्चा अचानक इसलिए हो रही है क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $3 अरब की अतिरिक्त मदद मांगी थी। 4.7 अरब डॉलर का लोन पहले ही बांग्लादेश को मिल चुका है। ऐसे में बांग्लादेश लगातार कर्ज ले रहा है और वहां महंगाई बढ़ रही है, जिसकी चर्चा बांग्लादेश और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश बहुत तेजी से पाकिस्तान बन रहा है, कट्टरता के मामले में भी, कर्ज लेने के मामले में भी और महंगाई के मामले में भी। अब आपको किसी फिल्मी कहानी की तरह लखनऊ में हुई बैंक लॉकर लूट का अपडेट देते हैं।
लूट की ये फिल्मी कहानी अब पुलिस के एक्शन के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि इसका क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, क्योंकि एनकाउंटर में 2 बदमाशों के मारे जाने के बाद भी इसका मास्टरमाइंड फरार है। वही लूट का सामान बरामद तो हो गया है, लेकिन अभी तक लॉकर धारकों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि अब सामान की पहचान और सबूत वाला संकट है। इसलिए सत्ता में हम आपको इस मामले से जुड़ी 2 जरूरी जानकारियां देंगे, जिसमें पहली पुलिस के एनकाउंटर वाले एक्शन से जुड़ी है और दूसरी जानकारी लॉकर धारकों के सामान की पहचान को लेकर है। अगर आप भी अपनी महंगी ज्वेलरी और जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक लॉकर लूट के बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन में। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर वाला यह एक्शन हुआ है। लखनऊ में पुलिस ने लूट में शामिल सोबिंद कुमार को एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं गाजीपुर में सनी दयाल नाम के अपराधी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। यानी अब तक 2 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे लूट कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है विपिन वर्मा, जो अब भी फरार है। एक दूसरे आरोपी मिथुन कुमार की भी पुलिस को तलाश है। अब पुलिस के इस एक्शन पर एक रील देखिए, फिर आपको लॉकर धारकों की परेशानी बताएंगे। पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए, जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। उनके पास भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं कई अनेकों मात्रा में। तो जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। तो इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लूट का कुछ सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने अभी तक करीब 2 किलो सोना और 1 किलो 250 ग्राम चांदी बरामद की है। लेकिन जिन लोगों के लॉकर को लूटा गया है वो अब भी परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि उन्हें उनका सामान वापस कैसे मिलेगा, क्योंकि बैंक लॉकर में रखे गए किसी भी सामान का रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता। इसलिए ज्वेलरी और दूसरे सामान के असली मालिक की पहचान करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए अब लॉकर धारकों को अपने सामान की पहचान बताने के साथ साथ उसके लिए सबूत भी देने होंगे। लॉकर धारकों की इस परेशानी के बीच आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस संबंध में आखिर बैंक की क्या जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें कि बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होती है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर लॉकर का वार्षिक किराया 10,000 है तो बैंक सिर्फ 10 लाख तक का ही हर्जाना देगा, क्योंकि बैंकों के पास लॉकर में रखे सामान की कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए लॉकर धारक के लिए एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। इसलिए लॉकर में रखे गए सामान की पूरी सूची बनाइए, उसको रखिए अपने पास और उससे जुड़े सबूत भी अपने पास आपको रखने चाहिए, ताकि ऐसी किसी परिस्थिति में आप परेशानी से बच सके और सबूत कम से कम पेश कर सके। अब बैंक मैनेजर ने जो बताया है 42 लॉकर्स जो हैं वो मतलब उनको काटा गया है। तो 42 जनरली 42 लोगों के ही होंगे। उनके द्वारा बैंक में एक सिस्टम होता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है, कौन कौन लोग हैं उनका संपर्क किया जाएगा। बैंक और जो बेसिकली जो क्लाइंट होता है उसके बीच में ये नहीं होता कि इसमें क्या रख रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी लॉकर होंगे और जब आप लोग ऑपरेट करते हैं तो चाहे उसमें पेपर रखा है, चाहे अपना वाइफ की ज्वेलरी रखी है, चाहे कुछ और रखा है, तो वो बैंक ना आपसे पूछता है ना आप उसको डिस्क्लोज करते हो। तो बैंक को ये बताना संभव नहीं है कि भाई उसमें क्या था।
लेकिन जो अभी सामान मिला है और जैसे जैसे उन लोगों से बात होगी, जैसे जैसे वो उसके अपने प्रूफ देंगे क्या सामान है, उस हिसाब से एक इन्वेंट्री बनेगी, उसको देखा जाएगा। क्योंकि बैंक को नहीं पता होता कि आपके लॉकर में आपने क्या रखा है। तो जस्ट एज ए मैटर ऑफ कंपनसेशन जो मैक्सिमम लिमिट है वो है आपकी जो भी लॉकर का किराया है उसका 100 गुना। मतलब अगर आपका 2000 रुपए किराया है तो 2 लाख रुपए, अगर 1000 रुपए किराया है तो लाख रुपए। ये एक लिमिट तय की गई है कि बैंक इससे ज्यादा कंपनसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक को नहीं पता कि आपने अंदर क्या रखा। और चलिए सत्ता में अब एक देश की ऐसी राजनीतिक खबर जिसमें काफी एक्शन है और इतनी तपिश है कि नेताओं को सियासी छाले पड़ सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर राजनीतिक रिएक्शन जारी है। देश भर में आज कांग्रेस ने अमित शाह से माफी की मांग पर प्रदर्शन किया। आज से 6 दिन पहले 18 दिसंबर को संविधान पर जवाब देते हुए अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। अब संसद सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन यह विवाद अब दिल्ली से निकलकर देश के हर कोने में पहुंच गया है और विपक्ष अमित शाह से लगातार इस्तीफा मांग रहा है। कांग्रेस की इस मांग को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया और हर सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बता रहा है। इस सब के बीच अहमदाबाद में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति की नाक तोड़ दी गई और इसे नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि वर्षों से स्थापित इस मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। यह खबर फैलने के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन करने लगे। आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर धरना दिया गया। हंगामे के बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि सोमवार की सुबह अज्ञात लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। अंबेडकर की टूटी मूर्ति के पास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि विवाद ना बढ़े। दिसंबर की सुबह को एक बनाव बना था पोखरा पुलिस स्टेशन की हद में। उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया था। उसके अनुसंधान में पुलिस ने एफआईआर दाखिल की और सीपी सर की सूचना से क्राइम ब्रांच और सेक्टर 2 की अलग अलग 20 से ज़्यादा टीमें इस पर काम कर रही थी। 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी की चकासनी की गई। उसमें जब हमने सीसीटीवी देखा तो ये देखा कि 5 लोग बाइक 2 अलग अलग स्कूटी पे आते हैं और एक जना उतरता है और बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करता है। बाद में वो टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से क्राइम ब्रांच को सफलता मिली और क्राइम ब्रांच ने आज सुबह 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। पहला नाम है मेहुल प्रवीण ठाकुर और दूसरा नाम है भोला। बाकी 3 नाम भी हमें मिले हैं, उनके मोबाइल बंद हैं और सेक्टर 2 श्री जयपाल राठौर साहब, इनकी टीम और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम उनके पीछे हैं और जल्दी बाकी आरोपी भी अहमदाबाद सिटी पुलिस पकड़ लेगी। और सत्ता में अब हम आपको कांग्रेस सांसद के राहुल गांधी की एक सियासी वीडियो रील दिखाते हैं जो खुद उन्होंने ही तैयार की है। इसमें राहुल गांधी सब्जियों पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल ने वीडियो आज एक्स पर पोस्ट किया। इसमें वो दिल्ली की एक सब्जी मंडी में गए और महिलाओं से सब्जी वाला संवाद किया, साथ ही केंद्र सरकार पर महंगाई वाले कटाक्ष किए। वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 का हो चुका है। जाहिर है महंगाई के चलते आपकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, जेब ज्यादा ढीली हो रही है और सरकार कुंभकर्ण जैसी नींद में सो रही है। आप भी ये सियासी रील देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह दिल्ली में सियासी तापमान बढ़ रहा है।
प्रेशर पड़ता होगा। कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लेंगे, थोड़ा प्याज और कुछ तो चल जाए बस लीजिए। सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा है। लहसुन कितने का है? 405। कितने का है लहसुन? कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूँ। तो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में। हर साल बढ़ता जा बहुत ज्यादा, इस साल तो बहुत ज्यादा है। कैसे हैं? तो ये महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इससे आपको प्रेशर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा सर, हम बहुत कटौती करनी पड़ती है। सैलरी का ऐसे है ना कि हर साल जो इंक्रीमेंट होता है वो 2-3 साल से नहीं हो रहा, हमारी सैलरी वहीं की वहीं है। जीएसटी से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी के बाद होलसेल मार्केट अगर कोई चीज लेने जा रही है तो वहाँ क्या होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्योंकि हमें जीएसटी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा एक्सपेंस आपका किस में जाता है? सागे सब्जी डालते उनमें, राशन पताई में, इसी से हम लोग परेशान हैं। सबसे अच्छा इसका रेट है। इसका क्या रेट है? इसका रेट आप बताओ ना। 60। राइट। राहुल गांधी दिल्ली की गलियों में सब्जी खरीद रहे हैं तो दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर वोट हासिल करने की कोशिश में लगे। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजेंद्र नगर पहुंचे। वहां उन्होंने एक नल से पानी पीकर 24 घंटे पानी सप्लाई की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई होगी। इससे कॉलोनी के 500 घरों को फायदा होगा। दिल्ली में शुद्ध पानी का मुद्दा काफी चर्चा में रहता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। दिल्ली में पानी पर सरकार के इंतजाम सवालों के घेरे में रहते हैं। तो सत्ता का रिमाइंडर जिसका नोटिफिकेशन भारतीयों की बचत और निवेश के बारे में। भारत में बचत और निवेश को लेकर एसबीआई की नई रिपोर्ट आई है। भारतीयों के सेविंग्स वाले नजरिए पर नई जानकारियां हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत बचत के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत में औसत बचत दर 30.2% है, यानी हमारे देश के लोग अपनी कमाई का औसतन 30.2% बचाते हैं, जबकि बचत का ग्लोबल एवरेज रेट 28.2% है। भारत से ज्यादा बचत करने वाले सिर्फ चीन, इंडोनेशिया और रूस हैं। एसबीआई की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में बचत के तरीकों को लेकर तेजी से बदलाव आ रहा है। अब लोग बचत के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर निवेश बाजार में पैसा लगा रहे हैं। बैंक डिपॉजिट और कैश के रूप में बचत में तेजी से कमी आई है, जबकि शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर डीमैट अकाउंट की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब देश में 15 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट है, जबकि 2014 में देश में डीमैट अकाउंट की संख्या 2.2 करोड़ थी। खास बात यह है कि वर्ष 2021 के बाद हर साल करीब 3 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खोले गए। वही अगले वित्त वर्ष में 4 करोड़ नए डीमैट अकाउंट शुरू होने की संभावना है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत में म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 2018 के बाद 4 गुना रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। फिलहाल देश में करीब 4.8 करोड़ एसआईपी रजिस्ट्रेशन है। जाहिर है देश में अब लोग निवेश बाजार के रिस्क फैक्टर से आगे की सोच रहे हैं। इस मामले में महिलाएं और युवा भी पीछे नहीं है। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि निवेश के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। अब देश में हर 4 में से 1 निवेशक महिला है। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा महिला निवेशक हैं। बचत और इन्वेस्टमेंट को लेकर युवाओं का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। अब 30 साल के कम उम्र के निवेशकों की करीब 40% हिस्सेदारी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय कंपनियों ने पिछले 10 वर्षों में कैपिटल मार्केट से जो राशि जुटाई है उसमें भी 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है निवेशकों का बढ़ता भरोसा भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। और सत्ता में अब एक ऐसी फिल्म की बात जिसका नया सब टाइटल है झुकेगा कौन। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं फिल्म पुष्पा 2 की, जिसकी स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ का मामला कानूनी के साथ साथ राजनीतिक भी होता जा रहा है और इसमें हर पक्ष की अपनी एक स्क्रिप्ट है और अपने दावे हैं। लेकिन आज इस मामले का बड़ा अपडेट यह है कि तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन से आज पुलिस ने करीब घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। इसके लिए कल चिक्कड़पल्ली थाने की पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आज अर्जुन अपने पिता और वकीलों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनसे यह पूछताछ दोपहर 2:45 तक चली। खबर है कि इस दौरान सेंट्रल जोन के डीसीपी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने उनसे पूछताछ की। इस दौरान स्टेशन में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और स्टेशन के रास्तों को ब्लॉक किया गया था।
अब खबर ऐसी भी है कि अल्लू अर्जुन को पुलिस फिर से नोटिस जारी करके पूछताछ और भगदड़ के वक्त उनकी मौजूदगी के बारे में जानने के लिए बुला सकती है।